Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of language and literature in ancient Indian history. भारतीय प्राचीन इतिहास में हम भाषा और साहित्य पे बात कर रहे हैं. That we have started with Sanskrit. We'll also talk about प्राकृत, पाली एंड तमिल लिटरेचर एज वेल, वो सब हम बात करेंगे. ठीक है, तो संस्कृत की जब हमने शुरुआत की थी तो संस्कृत में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है. और संस्कृत में मैंने बताया था कि अगर हम संस्कृत लिटरेचर की बात करें या हिंदू लिटरेचर की बात करें, सनातन धर्म के लिटरेचर की बात करें, तो इसे हम दो पार्ट में बांटते हैं, श्रुति और स्मृति. अब श्रुति जो है वो क्या है और स्मृति क्या है, इस पे हमने बात कर लिया था. फिर भी आप इसको समझ लीजिए. देखिए, चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, हाँ, तो इनको माना जाता है श्रुति साहित्य में. क्यों? क्योंकि ये जो थे, ये वेद का मतलब होता है ज्ञान. तो देवताओं ने ज्ञान की बातें किसको बताई? देवताओं ने ज्ञान की बातें ऋषि मुनियों को बताई और ऋषि मुनियों ने उसे सुनाकर, यानी कि श्रुति माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन उसे पास ऑन किया. यानी ये सुन कर आगे बढ़ता रहा, ये ज्ञान की बातें जो हैं, तो इसलिए इसको श्रुति कहा गया. ठीक है, ये बेसिकली देववाणी है. श्रुति जो थे, यानी चारों वेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये देववाणी माना जाता है. तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. बाद में इसको ये सुन कर आगे बढ़ता रहा श्रुति माध्यम से, और बाद में इसका कंपाइलेशन वेद व्यास के द्वारा कर दिया गया. ठीक है, तो ये जो है ये देववाणी माना गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. देवताओं ने जो ज्ञान की बातें बताई एज इट इज रख दिया गया. लेकिन जब स्मृति साहित्य में आएंगे, मतलब इन चारों वेदों, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, चार वेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के अलावा जो भी साहित्य हैं सारे स्मृति साहित्य होंगे. ठीक है, तो एक कैटेगरी बांट दिया गया, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य. स्मृति साहित्य का क्या मतलब है कि देखिए, ये देववाणी है, लेकिन इसमें क्या है कि आप ओपिनियन भी डाल सकते हैं. इसमें कोई ओपिनियन नहीं होगा, एज इट इज जो देवताओं ने सुनाया वैसा रख दिया गया. स्मृति क्या है कि अगर मुझे कोई वेद का मंत्र याद है, उस पर उसको इंटरप्रेट करके, उसकी व्याख्या करके मैंने कुछ अपना ओपिनियन भी डाल दिया, तो वो हो जाएगा स्मृति साहित्य. कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ ओपिनियन के साथ, कुछ बदलाव के साथ, तो वो स्मृति साहित्य होंगे. तो देववाणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी श्रुति साहित्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा. यानी चारों वेदों, उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि देववाणी है तो एज इट इज उसको लिख दिया गया, जैसा सुना वैसा लिखा. ठीक है, लेकिन यहां पर स्मृति साहित्य में ये परिवर्तन भी हो जाएगा. ठीक है, और श्रुति चूंकि ये श्रुति माध्यम से सुनकर, ठीक है ना, आगे बढ़ा जनरेशन टू जनरेशन, तो इसलिए इसको श्रुति भी कहा गया. अब ये श्रुति साहित्य जैसे देखें तो हम संस्कृत लिटरेचर कहें तो संस्कृत लिटरेचर जो था वो वैदिक भी था, वैदिक पीरियड का भी था और पोस्ट वैदिक पीरियड का भी था. तो वैदिक पीरियड में कौन सा था? वैदिक पीरियड का समय 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, यानी 1500 बीसी टू 600 बीसी. तो ये वैदिक पीरियड का समय था, और वैदिक पीरियड में सिर्फ लिखे गए श्रुति साहित्य, संकलन हुआ, लिखे नहीं गए. तो देववाणी है तो संकलन हुआ किसका? श्रुति साहित्य का. यानी चारों वेद, उनके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, यही बस श्रुति में आएंगे. उसके बाद 1500 बीसी टू 600 बीसी जो वैदिक पीरियड का टाइम है, यानी कि 600 बीसी के बाद जो भी साहित्य आ जाएगा वो पोस्ट वैदिक साहित्य हो गया, पोस्ट वैदिक लिटरेचर हो गया. अब पोस्ट वैदिक लिटरेचर में भी हम सूत्र साहित्य में हैं. ठीक है, और सूत्र साहित्य में हम देख रहे हैं स्मृति को. ठीक है, स्मृति ग्रंथ को. तो ये अब यहां पर जो स्मृति है, श्रुति और स्मृति एक कैटेगराइजेशन है. और ये स्मृति जो है, जिनको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये लीगल टेक्स्ट है. मतलब ये आपको अंतर समझना चाहिए. ये भी स्मृति है, लेकिन ये कानूनी ग्रंथ है हिंदू धर्म के, जिनको कि हम पढ़ने जा रहे हैं स्मृतियों को. ठीक है, स्मृति जो है ये कानूनी ग्रंथ है. ये स्मृति, श्रुति और स्मृति लिटरेचर को के दो प्रकार बना दिए गए, दो टाइप्स बांट दिए गए, श्रुति और स्मृति. तो ये कैटेगरी हो गया, टाइप हो गया. लेकिन ये है स्मृति जो है, ये भी आएगा आपको स्मृति साहित्य में ही, कैटेगरी इसका स्मृति ही होगा. लेकिन ये जो स्मृति हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये लीगल टेक्स्ट है. अब स्मृति साहित्य की जगह हम बात करें, हम पोस्ट वैदिक पीरियड में सूत्र साहित्य की बात कर रहे हैं, तो सूत्र साहित्य में हमने बहुत सारा चीज पढ़ा है.
और सूत्र साहित्य में हमने क्या देखा था, ये सूत्र साहित्य का मतलब बुद्ध काल को, सूत्र काल के साहित्य, सूत्र काल का साहित्य, सूत्र पीरियड बुद्ध काल को कहा जाता है। तो ये सूत्र साहित्य में ही हम स्मृति पढ़ रहे हैं, ठीक है, सूत्र काल के साहित्य में। और पोस्ट वैदिक तो होगा ही, पोस्ट वैदिक तो वो भी हो जाएगा, जो बौद्ध धर्म के लिटरेचर होंगे वो भी पोस्ट वैदिक होंगे, क्योंकि वैदिक पीरियड के बाद, ठीक है। तो वैदिक पीरियड का लिटरेचर चारों वेद, उनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और बाद के सभी पोस्ट वैदिक। हम पोस्ट वैदिक में सूत्र साहित्य की बात कर रहे हैं, सूत्र काल के साहित्य की बात कर रहे हैं। और सूत्र काल के साहित्य में हमने बहुत चीजों को देखा था, वेदांगों को देखा था, 6 वेदांग, शिक्षा, हाँ, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इन सब चीजों को देखा था, 6 वेदांग थे, ठीक है। तो उसको हमने देख लिया था। 4 उपवेदों को देखा था। ऋग्वेद का उपवेद क्या था, आयुर्वेद, मेडिसिन से संबंधित। उसके अलावा हमने ऋग्वेद के बाद हमने यजुर्वेद को देखा था, जो कि यजुर्वेद का जो सब वेद या उपवेद है वो कौन सा है, धनुर्वेद, वारफेयर या युद्ध कौशल से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो कि संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद का उपवेद यानी सबवेदा भी कह सकते हैं, वो है आपको शिल्प वेद, जो कि भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन, स्थापत्य, आर्किटेक्चर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद हमने एपिक्स भी देख लिया। एपिक्स का मतलब महाकाव्य, 2 महाकाव्य हमने देखा इस सूत्र साहित्य में, ठीक है। कौन कौन सा देखा हमने, तो इस सूत्र साहित्य में हमने देखा पहले रामायण और बाद में महाभारत, ये देख लिया था। पुराणों की चर्चा हमने कर ली थी, 18 पुराण, ठीक है, पौराणिक कथाएं हैं, उसमें सारा चर्चा हमने कर लिया था। अब हमारा बच गया था इसमें स्मृति, ठीक है, ये स्मृति अभी हम देख रहे हैं। तो यही मैं बताने वाला था कि यहां पर हम कैटेगरी की बात कर रहे थे, टाइप्स की बात कर रहे थे, लिटरेचर कितने टाइप्स के हैं, ठीक है ना। तो लिटरेचर अगर हम वैदिक साहित्य, संस्कृत साहित्य की बात करें, वैदिक साहित्य नहीं, आप पूरा संस्कृत साहित्य की बात कर लीजिए, सनातन धर्म के साहित्य की, तो 2 पार्ट में आप कर लेंगे, एक श्रुति और एक स्मृति। ये कैटेगरी हो गया, चारों वेद, उनके ब्राह्मण, उनके आरण्यक और उनके उपनिषद, ये केवल इतने ही श्रुति साहित्य में है, बाकी सारे स्मृति हैं। तो ये कैटेगरी हो गया। लेकिन ये स्मृति क्या है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये स्मृति कानूनी ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, ठीक है। तो यहां स्मृति जो है कानूनी ग्रंथ है। देखिए मैंने लिखा हुआ है लीगल टेक्स्ट, सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म, एक तरह से सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि सामाजिक आचार संहिता है, ठीक है। एक तरह से समाज की व्यवस्था, समाज के संचालन की व्यवस्था बताई गई है किसमें, इसमें स्मृतियों में, ठीक है ना। तो ये आपको एक तरह का सामाजिक आचार संहिता है। अब देखिए स्मृतियां तो मुख्य रूप से माना जाता है 18 है, उसके अलावा भी बहुत सारी है, ठीक है। तो उतना तो हमें देखना नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ प्रमुख स्मृतियों को मैंने लिखा हुआ है, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, विष्णु स्मृति, देवल स्मृति, ये कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं। इसमें से भी 2 ही 3 के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेनी है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे अगर कहा जाए अर्लीस्ट जो है, हाँ, प्रमुख और प्राचीनतम, अर्लीस्ट या आप ओल्डेस्ट जो भी कहें, वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति ओल्डेस्ट यहां लिख दिया है, देखिए प्रमुख व प्राचीनतम, अर्लीस्ट। तो ये मनुस्मृति है। मनु जो है, मनुस्मृति, ये कहा जाता है कि मनु को आदि पुरुष माना जाए। सनातन धर्म में माना जाता है कि संसार के पहले पुरुष जो थे वो मनु थे, और मनुष्य जो है या मानव जो है वो उन्हीं की संतान है, इसीलिए उन्हें मनु का संतान मानो, ठीक है। तो इन्हीं की ये द्वारा ये रचित है। हालांकि इसमें भी विवाद है। मनुस्मृति ये तो कहा जाता है कि संसार के पहले पुरुष, तो इसके अलावा भी कई मनु हुए, वो हम कभी अलग चर्चा करेंगे, कई मनु हुए, ठीक है। और ये भी कई जगह पे आता है कि वास्तविक रचयिता मनु थे या नहीं थे, या इन्होंने कुछ ही पार्ट की को लिखा था, ठीक है। तो जो भी बातें हो, मनुस्मृति मनु के नाम से है, और मनु स्मृति को प्रमुख व प्राचीनतम स्मृति माना जाता है। स्मृति है क्या, हिंदू धर्म में सनातन धर्म के लीगल टेक्स्ट हैं, कानूनी ग्रंथ हैं। हाँ, समाज के संचालन की व्यवस्था के बारे में इसमें चर्चा है। एक तरह से सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सामाजिक आचार संहिता यहां पे मैंने लिख दिया है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्मृति
कैटेगरी है जो हम श्रुति और स्मृति में बांट रहे थे। ये स्मृति है तो कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये स्मृति साहित्य में है कैटेगरी, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये स्मृति क्या है, लीगल टेक्स्ट है, कानूनी ग्रंथ है। यहां टाइप बताया गया है साहित्य का, और ये स्मृति जो है कानूनी ग्रंथ है जिसका कैटेगरी क्या है, स्मृति ही है। ठीक है, स्मृति साहित्य में भी आएगा, सारे स्मृति साहित्य में, यानी कि चारों वेद मैंने बता ही दिया, उनके ब्राह्मण और अरण्यक और उपनिषद को छोड़कर जितने भी साहित्य हैं सबको आप स्मृति मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये हम मनुस्मृति पढ़ रहे थे, तो प्रमुख व प्राचीनतम अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया। देखिए ये कानूनी ग्रंथ है, कैसे अंग्रेजी अनुवाद, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश किसने किया भाई, विलियम जोन्स। कब किया, 1776 में। क्यों किया, क्यों इसलिए किया कि देखिए 1776 का वक्त कब का है, जब अंग्रेज हमारे यहां थे भारत में, तो हिंदू कानून बनाना था कुछ। ठीक है, कुछ कानून बनाने के लिए कानून बनाना था, लॉ बनाने थे, तो उन्होंने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था ताकि वो समझ सके कि हिंदू कानून या मनुस्मृति क्या कहता है, इसका सोशल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, सामाजिक आचार संहिता कैसा सामाजिक आचार संहिता है ये, इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, समाज का संचालन कैसे करना है। तो इसके लिए ये विलियम जोन्स से ये अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया था 1776 में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि हिंदू कानून को जानना था, हाँ बनाना था, इस वजह से इसको पढ़ा गया। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस है। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चला। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेजों ने किया किस लिए, हिंदू कानून को समझने के लिए, ताकि उसको आधार बनाकर, ठीक है, क्योंकि भारत में उनको शासन करना था, रूल करना था, तो उसको आधार बना के उस पे कानून बनाया जाए ताकि उनको रूल करने में आसानी हो। तो देखिए एक तो इसका ये महत्व है, ठीक है, कि अंग्रेजों ने भी इसको ट्रांसलेट करवाया। हाँ, हिंदू सोशल कोड ऑफ कंडक्ट या सनातन धर्म का जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसे समाज की व्यवस्था हो, किस तरह से समाज का संचालन हो, उसको समझने के लिए। तो ये बड़ी बात है। इस पे कुछ लोगों ने कमेंट यानी कि टीका लिखा। टीका समझ रहे हैं, टिप्पणी, टीका, कमेंट। तो एक है भारुचि, याद रखिएगा आता है एग्जाम में, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक भट्ट, ये चार लोगों ने इस पे कमेंट लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सवाल बनता है। सवाल क्या बनेगा, अर्लीस्ट या प्राचीनतम स्मृति कौन सा है, तो मनुस्मृति है। ठीक है, ट्रांसलेशन किसने किया, विलियम जोन्स ने। कब किया, 1776 में। और कहीं आ जाए ऑब्जेक्टिव में बाय द वे कि क्यों किया गया, तो अंग्रेजों को हिंदू कानून बनाना था, तो इसके लिए इसका स्टडी जरूरी था। और अंग्रेज समझेंगे कैसे, तो ये तो संस्कृत में था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कराया गया। ठीक है, ये बात हो गई। और यहां से सवाल बनेगा कि कमेंट किस किस ने लिखा है, तो 4 ऑप्शन इसमें से दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, कोई और दे देगा दूसरा, और पूछेगा किसने नहीं लिखा, या 3 ऑप्शन कोई और दे देगा और 1 ऑप्शन इसमें से दे देगा और पूछेगा इसमें से किसने कमेंट लिखा है। तो आपको सवाल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस तरह से सवाल देखना पड़ेगा क्वेश्चन। अब है कि डिस्प्यूट भी रहा है मनुस्मृति को लेकर। क्या डिस्प्यूट रहा है, देखिए मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों को लेकर कुछ डिस्प्यूट रहा है, वेमेन और शूद्रों को लेकर। आपको पता है कि बी आर अम्बेडकर ने इसकी काफी आलोचना की थी। बी आर अम्बेडकर जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हमारा, तो उन्होंने मनुस्मृति की आलोचना इसलिए की थी कि एक तो शूद्रों के बारे में कहा गया है कि उनका धर्म ही सेवा करना है, ठीक है, तो इस वजह से भी। और दूसरा वेमेन, जो महिलाओं के बारे में इसमें कुछ बातें कही गई हैं, तो महिलाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये कहा गया कि भाई महिलाओं की आज़ादी पे इसमें सवाल है कि हम महिलाओं को हमेशा एक पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए, पहले पिता के संरक्षण में, ठीक है, शादी के पहले, फिर शादी के बाद पति के संरक्षण में, हस्बैंड के संरक्षण में, ठीक है, उसके बाद अगर पति मर जाता है तो पुत्रों के संरक्षण में। तो ये एक कहा गया है, उसकी आज़ादी के बारे में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। तो ये इस वजह से इस पे कुछ विवाद रहा है, मनुस्मृति पर जलाने उलाने की भी बात आई है। इसीलिए बहुत सारे मैटर पे देखे पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज करती हैं, भाई ये पार्टी जो है तो मनुवादी है, वो तो उनका अपना मामला है। हमारा हम बस एजुकेशन पर्पज से इसको जान रहे हैं, पॉलिटिकल बिल्कुल मत इसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है, वो तो अलग बात है। जैसे कोई दलित वर्ग की पार्टी है, वो कह देगी कि भाई कि जो बीजेपी है या कोई तो मनुवादी पार्टी है।
तो अलग अलग चीजें अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, तो उसमें हमें नहीं जाना। तो इन सब चीजों को लेकर विवाद रहा है। तो ये सब बातें जो थे, मनुस्मृति सबसे प्रमुख है और सबसे ज्यादा सवाल बनने का की संभावना जो होती है यहां से भी होती है। दूसरा है देखिए एक याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये थोड़ा लचीला है, फ्लेक्सिबल है महिलाओं को लेकर, ठीक है। महिलाओं को लेकर लचीलापन किसमें है, तो याज्ञवल्क्य थोड़ा लचीला हुआ है, ठीक है। मनुस्मृति थोड़ा कठोर है महिलाओं को लेकर, शूद्रों को लेकर, ठीक है। उसके बाद इसमें भी याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, इसके भी कॉमेंट लिखे गए हैं, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल बनेगा। एक तो आदित्य प्रथम ने लिखा है, जिनका एक और नाम था अपरार्क। ये थे कौन, रूलर थे, यानी कि एक शासक थे, एम्पेरर थे शिलाहार वंश के, और शिलाहार वंश कहां था, केरल में था। आदित्य फर्स्ट के अलावा विश्वरूप ने भी कमेंट लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट विज्ञानेश्वर, ठीक है। विज्ञानेश्वर को देखिए, इनकी एक किताब है मिताक्षरा, याद रखिएगा। विज्ञानेश्वर की कौन सी किताब है, मिताक्षरा बुक है। ये किसके कोर्ट में थे, दरबार में थे, किसके दरबार में, विक्रमादित्य 6 के। और ये विक्रमादित्य कौन थे, चालुक्य कल्याणी के शासक थे। मैंने जब आपको दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाया था, या जब भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको अर्ली मेडिएवल फेज, वहां चर्चा हो रही है, आप इसको समझ सकते हैं कि चालुक्य कल्याणी की चर्चा हमने की थी, ठीक है। ये दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो मौर्यों के बाद यहां पर देखेंगे कि देसी शक्ति के रूप में यहाँ पर सातवाहन थे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और सातवाहन थे। फिर यहीं पे वाकाटक आ गए थे। फिर उसके बाद वाकाटकों को रिप्लेस किया था कर्नाटका वाला क्षेत्र लेते हुए, किसने रिप्लेस किया था, चालुक्य वातापी। देखिए ध्यान रखिएगा, सीवी चालुक्य वातापी, चालुक्य वातापी को राष्ट्रकूटों ने रिप्लेस किया था इसी जगह पे, ठीक है, इसी जगह पे। और फिर राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करके आए थे चालुक्य कल्याणी, सी के चालुक्य कल्याणी। तो इसी चालुक्य कल्याणी के, कल्याणी था कहां पे, कर्नाटक का क्षेत्र था। चालुक्य कल्याणियों की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इनको चालुक्य कल्याणी कहा गया, कल्याणी के चालुक्य। तो इन्हीं के शासक थे विक्रमादित्य 6, इन्हीं के कोर्ट में ये रहते थे विज्ञानेश्वर, इन्हीं के दरबार में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनकी किताब मिताक्षरा थी। अब मिताक्षरा में बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई गई, बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है। देखिए, पिता के जीवन काल में ही प्रॉपर्टी का बंटवारा, पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा, पिता के जीवन काल में संपत्ति के बंटवारे की बात कही गई। यानी कि विज्ञानेश्वर ने कहा है कि जब मतलब फादर के लाइफ टाइम में ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का, वो पुत्रों में कर देना चाहिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एमॉन्ग द सन्स, ठीक है ना। कब, इन द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, ये बात कही गई है। क्योंकि ये चर्चा यहां हो गई कि मिताक्षरा में ये कहा गया, तो आपको एक और चीज याद रख लेना चाहिए कि एक व्यक्ति हैं जीमूतवाहन, उनकी बुक है दाय भाग, याद रखिएगा दोनों को, दाय भाग। इन्होंने भी संपत्ति बंटवारे की बात की है, लेकिन इन्होंने पिता की मृत्यु के बाद किया है ये बात। हाँ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एमॉन्ग सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। तो देखिए दोनों में कंट्रास्ट है, इसलिए जानना जरूरी है। मिताक्षरा में पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का बंटवारा करना है, प्रॉपर्टी को बांट देना है, जो ये कह रहे हैं इनके अनुसार होना चाहिए, विज्ञानेश्वर के अनुसार। लेकिन जीमूतवाहन के अनुसार संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए पिता की मृत्यु के बाद। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको। यहां विज्ञानेश्वर, तो किसने कहा है कि संपत्ति का बंटवारा जो होना चाहिए वो पिता के जीवन काल में ही हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग सन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर। ये बात किसने कही है, तो विज्ञानेश्वर ने। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, ये किसने कहा है, जीमूतवाहन ने कहा है। कहां कहा है, दाय भाग। तो यहां से देखिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वाला विज्ञानेश्वर वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जीमूतवाहन वाला भी आप याद रखिएगा, कहीं पूछ दे, ठीक है। तो ये या स्टेटमेंट बना के भी दे सकता है आपको। तो ये दोनों पार्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखें तो ये नारद स्मृति में थोड़ा दासों से मुक्ति की चर्चा की गई है थोड़ी बहुत, तो वो बस आपको एक जानने के लिए बता दिया। आपको मैं मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति पे ध्यान देना है, स्मृति क्या है ये समझना है। और ये जो कमेंट्स हैं, चाहे ये याज्ञवल्क्य स्मृति के लिए हो, चाहे ये
मनुस्मृति के लिए हो, इन सब चीजों को लेकर आपको सवाल बनते हैं, तो इनको याद रखना है। जीवित वाहन, ठीक है, की किताब दाएं भाग, इसको याद रखना है। इसमें कहा गया पिता के डेथ के बाद संपत्ति का बंटवारा हो। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर का, उसमें कहा गया है कि पिता के जीवन काल में बंटवारा कर दिया जाए प्रॉपर्टी का। कौन थे विज्ञानेश्वर? तो ये कोर्ट स्कॉलर थे किसके? विक्रमादित्य सिक्स के। विक्रमादित्य सिक्स किसके? विक्रमादित्य सिक्स किस वंश के शासक थे? तो चालुक्य कल्याणी। तो ये सब आपको ध्यान रखना। कमेंट किसने किसने लिखा याज्ञवल्क्य की स्मृति पे? तो आदित्य फर्स्ट, विश्वरूप और विज्ञानेश्वर। चूंकि यहाँ विज्ञानेश्वर की चर्चा है, इसलिए विज्ञानेश्वर के बुक की भी चर्चा हो गई। तो ये एक तरह से यहाँ से जो जो सवाल बनेगा मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्मृतियां क्या है भाई, तो स्मृतियां कानूनी ग्रंथ हैं, लीगल टेक्स्ट है। किसका? सनातन धर्म का, ठीक है, सनातन धर्म का। प्रमुख स्मृतियों में आपको मनुस्मृति के बारे में थोड़ा जानना है, ठीक है। मनुस्मृति के बारे में क्या जानना है भाई? तो प्राचीनतम है, ठीक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद यानी ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश किसने किया? विलियम जोन्स। कब किया? 1776, ठीक है। क्यों किया ये मैंने बता दिया कि अंग्रेजों को हिंदू कानून बनाना था, तो इस वजह से इसको पढ़ना जरूरी था। कानूनी ग्रंथ ही है ये, मैंने बता दिया। सामाजिक आचार संहिता है या सोशल कोड ऑफ कंडक्ट आप कह सकते हैं हिंदुओं के लिए। समाज की व्यवस्था कैसी हो, समाज का संचालन कैसा हो, तो ये सब इसमें है, ठीक है। तो उसके बाद कॉमेंट्स किसने किसने लिखा, तो यहां से सवाल बनेगा। भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज, पुलुक भट्ट, तो ये इसमें सवाल बनेगा, ठीक है। डिस्प्यूट क्या है वेमेन और शूद्रों को लेकर, तो मैंने बता दिया। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति दूसरा इंपॉर्टेंट है। तो इस थोड़ा मनुस्मृति के कंपैरेटिवली थोड़ा फ्लेक्सिबल है महिलाओं को लेकर। कमेंट आदित्य फर्स्ट ने लिखा, जो रूलर थे शिलाहार वंश केरल के। विश्वरूप ने लिखा, विज्ञानेश्वर ने लिखा, ठीक है। विज्ञानेश्वर के बारे में इंपॉर्टेंट बात, ये कहाँ थे भाई, किसके कोर्ट स्कॉलर थे या किसके दरबारी विद्वान थे, किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य सिक्स के। विक्रमादित्य सिक्स किस वंश से थे? तो विक्रमादित्य सिक्स जो थे वो थे चालुक्य कल्याणी वंश के, ठीक है। विज्ञानेश्वर की कौन सी किताब थी? मिताक्षरा। इसमें क्या है? तो इसमें है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग सन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर। पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए, विज्ञानेश्वर कहते हैं। लेकिन जीवित वाहन जो है अपने किताब दाएं भाग में कहते हैं कि ये जो संपत्ति का बंटवारा है ये होना चाहिए पिता की मृत्यु के बाद। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। तो ये आपको ध्यान रखना है। दाएं भाग याद रखिए, मिताक्षरा याद रखिए। राइटर कौन है? दाएं भाग का राइटर जीवित वाहन, मिताक्षरा के राइटर विज्ञानेश्वर। तो इस तरह से जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है देखिए, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति तो पूरा आप ध्यान रखिएगा, जो जो मैंने बताया है ये सब चीज। और ये याज्ञवल्क्य स्मृति पे भी आप ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ ये पार्ट विज्ञानेश्वर वाला और ये जीवित वाहन वाला, तो ये पार्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या? सनातन धर्म का सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है। इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस हिंदू धर्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, अगर इंपॉर्टेंस लिखने की बात है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है। समाज का संचालन कैसा हो, ठीक है, समाज में व्यवस्था कैसी हो, ठीक है, लीगल टेक्स्ट है, कानूनी ग्रंथ है, तो इंपॉर्टेंस अपने आप आपके सामने आ जाता है। जबकि देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब अंग्रेज इसका अनुवाद करवाते हैं सनातन धर्म को समझने के लिए, सनातन धर्म की व्यवस्था को समझने के लिए, ठीक है, सनातन जो हिंदू कानून बनाना है उसको बनाना है हिंदू कानून, तो उसके लिए उनको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर मनुस्मृति के अनुसार नहीं करते, हो सकता विरोध हो जाता, तो उन्होंने कोशिश की कि जितना से जितना ज्यादा सामंजस्य बैठाया जा सके, तो इसको उन्होंने पढ़ा अंग्रेजी में अनुवाद करके। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंस यहाँ पे दर्शाती हैं। बाकी तो हम जब केवल इंपॉर्टेंस में बात करेंगे तो वो तो हम करेंगे। यहाँ आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.